नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं जनप्रवाद। अब समय हो गया है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी आरबीआई ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान क्या बड़े ऐलान किए, अमेरिका द्वारा जरूरी कच्चे माल के निर्यात से रोक हटाने के बाद भारत में टीकों के निर्माण में कितनी तेजी आई, इसके अलावा देश में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही बताएंगे कि सीबीएसई द्वारा कोर्स में कोडिंग जोड़ने से बच्चों को क्या फायदा होगा। अंत में इस बात पर चर्चा करेंगे कि इजराइल और हमास को लेकर यूएनएचआरसी में आए प्रस्ताव के दौरान भारत ने क्यों हिस्सा नहीं लिया और किस अंदाज में भारत ने फिलिस्तीन के विरोध का जवाब दिया। तो आइए खबर की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाओं से करते हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक के नतीजों की घोषणा कर दी है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की दरों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। रेपो रेट पहले की तरह 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.5% रहेगी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी 4.25% पर है, यानी कि आपकी ईएमआई या लोन की ब्याज दरें पहले जितनी थीं उतनी ही रहेंगी, इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी का अनुमान घटा दिया है। ये 10.5 से घटाकर 9.5% कर दिया गया है। वहीं महंगाई दर पर दास ने कहा कि पहली तिमाही में महंगाई दर 5.20% रह सकती है, दूसरी तिमाही में 5.4%, तीसरी तिमाही में 4.7% और चौथी तिमाही में ये 5.3% हो सकती है। ब्याज दरों में बदलाव नहीं करने को लेकर गवर्नर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक के एमपीसी ने पॉलिसी रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। दास ने कहा कि इस बार मौद्रिक नीति समीक्षा का फोकस आर्थिक ग्रोथ पर है। दास ने कहा कि बैंकों के लिए 15,000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी। इससे बैंक, होटल, टूर ऑपरेटर्स, रेस्टोरेंट, प्राइवेट बस ऑपरेटर आदि को किफायती लोन दे सकेंगे। इससे देश में कोरोना काल में उपजी बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से सामना करने में मदद मिलेगी। कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट से अमेरिका ने रोक हटा ली है। अमेरिका ने साझेदार देशों की लिस्ट में भारत को खास जगह दी है। अमेरिका भारत को वैक्सीन की भी सप्लाई करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल एलोकेशन प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत अमेरिका दुनिया भर के देशों को कोरोना वैक्सीन की 2.5 करोड़ डोज सप्लाई करेगा। टीकों का बंटवारा 2 श्रेणियों में किया जाएगा। पहली श्रेणी में कोवैक्स टीके आवंटित किए जाएंगे। दूसरी श्रेणी में सीधे तौर पर पड़ोसी और सहयोगी देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोरोना टीकों की कमी जल्द दूर होगी। भारत को कच्चा माल मिलने लगेगा। इससे भारत देसी वैक्सीन को लेकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। बता दें, ये परिवर्तन एस जयशंकर की अमेरिकी यात्रा के बाद आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के बड़े नेताओं के अलावा विपक्षी नेताओं से बात की थी। पहले अमेरिका ने भारत को वैक्सीन सप्लाई का प्रस्ताव दिया था, जिस पर एस जयशंकर ने कच्चे माल पर ज्यादा जोर दिया। अब अमेरिका के इस फैसले के बाद वैक्सीन सप्लाई सुगम हो जाएगी। संधू ने बयान दिया है कि अमेरिका ने रक्षा उत्पादन अधिनियम को हटाने की भी घोषणा की है। संधू ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भारत को वैक्सीन आपूर्ति के आश्वासन के लिए कमला हैरिस को धन्यवाद दिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। ये दावा एक शोध के आधार पर किया गया है। इसमें कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया गया है। इसे अल्फा से भी ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। INSACOG की ओर से किए गए एक शोध में इसका दावा किया गया है। देश में डेल्टा वेरिएंट को चिंता का विषय बताया गया है। अब तक इसके 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसकी जानकारी दी। डेल्टा यानी B1 617.2, अल्फा यानी V1 1.7 की तुलना में 50% तेजी से फैलता है। इसमें खास बात यह है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। वहीं कोरोना के अल्फा वेरिएंट की बात करें तो टीका लगने के बाद इस वेरिएंट के एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ। दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सभी वेरिएंटों को पीछे छोड़ दिया और देश में कोरोना
कोरोना का सबसे प्रमुख वेरिएंट मौजूदा समय में डेल्टा ही है। बता दें कि कुल 29,000 जीनोम अनुक्रमण में 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इस वेरिएंट की मौजूदगी देश के सभी राज्यों में है। टीवी चैनलों से लेकर सोशल साइटों पर कोडिंग सीखने के ऐडों से लोगों में असमंजस पैदा कर दिया था। हर माँ बाप ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये कोडिंग है क्या हम अपने बच्चों को भी कोडिंग सिखा पाएंगे। टीवी चैनलों से लेकर सोशल साइटों पर कोडिंग सीखने के ऐडों ने लोगों में असमंजस पैदा कर दिया था। हर माँ बाप ये जानने की कोशिश करने लगा था कि आखिर ये कोडिंग है क्या हम अपने बच्चों को भी कोडिंग सिखा पाएंगे। चूंकि ये कोर्स सिलेबस में शामिल नहीं थे, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से पैसे देकर ही इन कोर्सों को सीखा जा सकता था। इसके लिए लैपटॉप से लेकर इंटरनेट आदि सभी सुविधाएं जरूरी थीं। जिन लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थीं, वो सोचने पर मजबूर थे कि शायद उनका बच्चा ये सब नहीं सीख पाएगा। लेकिन अब सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ही इन कोर्सेज को जोड़ दिया है। अब जूनियर क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा कोडिंग और डेटा साइंस की पढ़ाई कर सकेगा। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी सीबीएसई का धन्यवाद किया है। सीबीएसई के इस कदम के बाद अन्य बोर्ड भी इन सब्जेक्ट्स को अपने सिलेबस में शामिल करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि सीबीएसई के शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा 6वीं से 8वीं तक के छात्रों के सिलेबस में कोडिंग और डेटा साइंस विषय को जोड़ दिया गया है। इसे नए विषय के रूप में जोड़ने के लिए सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट से टाई अप किया है। इन विषयों के माध्यम से छात्रों में महत्वपूर्ण सोच, कंप्यूटेशनल कौशल, समस्या समाधान कौशल, रचनात्मक और नई टेक्नोलॉजी का विकास होगा। इसका उद्देश्य छात्रों में अगली पीढ़ी के कौशल का निर्माण करना है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हमने एनईपी 2021 के तहत स्कूलों में कोडिंग और डेटा साइंस को जोड़ने का वादा किया था। आज मैं बहुत खुश हूँ कि सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर अपना वादा पूरा किया है। सीबीएसई अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जो प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है। ये जरूरी है कि हम ऐसे कौशल तैयार करें जो देश भर के छात्रों और शिक्षकों को इस डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करे। कोडिंग और डेटा साइंस पर नया सिलेबस तैयार कर माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की गई है। ये कोर्स छात्रों में आत्मनिर्भरता को सक्षम करने और उन्हें समस्या समाधान, तार्किक सोच, सहयोग और डिजाइन सोच जैसे कौशल से लैस करने में मदद करेगा। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी निदेशक नवतेज बल ने कहा कि कोडिंग और डेटा साइंस जैसे कौशल भविष्य की मुद्रा हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में इन्हें शामिल करने से भारत के भावी कार्यबल को भविष्य की नई दुनिया के लिए तैयार करने में एक मजबूत मदद मिलेगी। हम आज के छात्रों को कल की दुनिया बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सीबीएसई के साथ हमारी साझेदारी उस दिशा में एक मजबूत कदम है। गत दिनों इजराइल हमास के बीच हुए हमलों के बीच तमाम देशों ने अपनी अपनी कूटनीति के हिसाब से बयान दिए। किसी ने हमास का समर्थन किया तो कोई देश इजराइल के हमलों को सही ठहराता रहा। आखिरकार अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद युद्ध विराम पर समझौता हो गया। फिलिस्तीन ने भारत का विरोध किया, जिसका आज भारत ने जवाब दिया है। उस समय भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के साथ रहने और शांति बनाए रखने की बात की थी। भारत ने फिलिस्तीन के साथ ही इजराइल को भी एक देश के रूप में देखने की बात की थी। बीते सप्ताह गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए गए हमलों को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव पेश किया गया। शायद ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को रास नहीं आया, इसी वजह से उसने आपत्ति जताई है। हालांकि इजराइल हमास विवाद पर भारत के रुख से नाराज फिलिस्तीन को नई दिल्ली ने जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इजराइल के खिलाफ मतदान से दूर रहने पर भारत ने कहा कि वो अपनी पूर्व की नीति पर कायम है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद अल मलकी के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि भारत पहले भी इस तरह से किसी एक देश के खिलाफ प्रस्ताव से दूर रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा कि भारत इस नियम पर काम करता रहा है कि वो किसी भी एक देश के खिलाफ यूएनएचआरसी की वोटिंग से दूर रहेगा। पिछले दिनों श्रीलंका के खिलाफ हुए मतदान को लेकर भी भारत का यही रुख था। बता दें कि बीते सप्ताह गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से किए गए हमलों को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए यूएनएचआरसी में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव पर वोटिंग में 14 देश गैर हाजिर रहे थे, जिनमें से भारत भी शामिल था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।